गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुगल प्रशासन, केंद्रीय, प्रांतीय और राजतत्व व्यवस्था। मुगल प्रशासन, केंद्रीय, प्रांतीय, राजतत्व व्यवस्था। तो स्टूडेंट्स, विभिन्न इतिहासकार इस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जैसे ही मुगल भारत में आए, उनके साथ ही भारत में आते ही भारतीय जो राज्य था, भारतीय जो राजा थे, उसका स्वरूप बदल गया। प्रोफेसर जादूनाथ सरकार इस बारे में अपने विवरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मुगल भारत में आए तो उस समय राजा जो थे शान शौकत से शान शौकत से अपना ऐशो आराम पूर्ण जीवन जी रहे थे। लेकिन यहाँ पे भारत में मुगलों के आने के बाद राज्य में परिवर्तन हुआ। जैसे कि वो पादशाह शब्द को ले रहे हैं। पादशाह जो शब्द है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि पाद और शाह दो शब्दों से मिलकर बना है। पाद का मतलब है स्थायित्व और आधिपत्य, और शाह का मतलब है मूल। तो मतलब जो मुगल राज था वो स्थायित्व और आधिपत्य का मूल था। उन्होंने खलीफा का नाम मात्र का आधिपत्य नकार दिया और यहाँ पे पादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। बादशाह की उपाधि धारण करके वो आए थे और फिर वही बादशाह कहलाने लग गए। तो इस प्रकार से मुगलों के अधीन जो राज्य का स्वरूप था उसको हम अध्ययन करेंगे। जो राज्य कैसा था और उसमें क्या वो एक सैनिक राज्य था, क्या वो एक केंद्रीय राज्य था, क्या वो एक सांस्कृतिक राज्य था, या क्या वो एक शाही जो सम्मान से परिपूर्ण प्राचीन समय से चली आ रही व्यवस्था थी, उस पे ही आधारित राज्य था। तो इसके लिए मुगल प्रशासन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि मुगल या मुगल राज्य कैसा था, उसकी प्रकृति कैसी थी। उसकी प्रकृति के विषय में प्रोफेसर जादूनाथ सरकार अपने विवरणों में अपने जो है विवरण दे रहे हैं, अपनी बातें सिद्ध कर रहे हैं विभिन्न विवरणों के द्वारा। तो यहाँ पे मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य साम्राज्य के विभिन्न भागों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना था। तो इस प्रकार से मुगलों ने कठोर नियंत्रण स्थापित करके एक स्थायी राज्य को स्थायित्व देने की कोशिश की। प्रस्तुत अध्याय में हम मुगल प्रशासन तंत्र की बात करेंगे। वो प्रशासन तंत्र कैसा था, केंद्रीय था, प्रांतीय था, उसमें राजतत्व की व्यवस्था क्या थी, उसका क्या अर्थ है और उसके कितने एक मायने जो है उनका क्या औचित्य रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार अध्ययन की सुविधा के लिए जो ये शीर्षक लिखा है, इसको हम निम्नलिखित कुछ एक भागों में बांट करके पढ़ ले तो ज्यादा सही होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुगल कालीन राज्य, फिर हम पढ़ेंगे मुगल कालीन प्रशासन, तीसरा हम बात करेंगे मुगल कालीन राजतत्व व्यवस्था। तो स्टूडेंट
ये जो हम लेसन पढ़ेंगे तो इसमें हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और अध्ययन की सुविधा के लिए ये सही भी है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम जो है हमारे लिए सुविधा हो जाएगी ये पढ़ने के लिए, जानने के लिए, अलग अलग तरह से हम इनको डिफाइन कर पाएंगे। सबसे पहले हम मुगलकालीन राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम राज्य के स्वरूप, उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। कैसा स्वरूप था राज्य का, क्या वो एक केंद्रीय राज्य था, क्या वो एक धार्मिक राज्य था, क्या वो एक सांस्कृतिक राज्य था, तो वो किस प्रकार का राज्य था, उसकी स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे मुगलकालीन प्रशासन व्यवस्था में। प्रशासन व्यवस्था में हम केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था की चर्चा करेंगे और उसको कवर करेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे मुगलकालीन राजतत्व व्यवस्था के बारे में। उसमें हम मुगलकालीन राजतत्व व्यवस्था क्या थी, उसके क्या मायने थे, और कितना वो अपनी बातों पे जो राजतत्व व्यवस्था थी उससे जो है किसको लाभ था और किसको नुकसान था, वो सारी चीजें हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है मुगलकालीन राज्य। मुगलकालीन राज्य कैसे थे, इस बारे में प्रोफेसर जादूनाथ सरकार अपने विवरणों में लिखते हैं मुगलकालीन भारत। मुगलकालीन भारत उन्होंने लिखी है तो उसमें वो अपनी बातें सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ एक डेटा को भी लिया है। उस डेटा के आधार पे अपने विवरण वो दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि मुगलकालीन राज्य का स्वरूप कैसा था। उसके स्वरूप को समझने के लिए अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप जादूनाथ सरकार को पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर जादूनाथ सरकार की पुस्तक है मुगल शासन पद्धति। तो यहाँ पे आर.पी. त्रिपाठी भी जो है अपने विवरण दे रहे हैं इसके बारे में। वो बता रहे हैं कि मुगल कालीन जो प्रशासन तंत्र था वो तुर्की और भारतीय व्यवस्था का एक सम्मिश्रण था। तो मुगल भारत बाहर से आए थे और भारत के जो राजा जो पहले से यहाँ पे राज कर रहे थे, यहाँ की जनता, उन दोनों का एक मिला जुला सम्मिश्रण मुगल कालीन शासन व्यवस्था को बताया गया है। तो मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में विभिन्न इतिहासकार अपने मतों के द्वारा ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक धार्मिक राज्य था, वो एक सांस्कृतिक राज्य था, वो एक अधार्मिक राज्य था, या वो एक केंद्रीय राज्य था। तो उसको समझने के लिए हमें विभिन्न बिंदुओं पर विचार करना होगा और उन पर विचार करने के बाद ही हम ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि मुगलकालीन राज्य कैसे राज्य थे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम मुगलकालीन राज्य के स्वरूप को यदि समझना चाहते हैं तो उसको भी अध्ययन की सुविधा से हम 2 भागों में बांट करके देखेंगे कि राज्य का स्वरूप कैसा था, राज्य के स्वरूप के बारे में, और दूसरा पादशाह का सिद्धांत। पादशाह या राजतत्व का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के स्वरूप की। इसमें जो है किन किन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे उसको समझना जरूरी है। राज्य को स्वरूप को समझने के लिए कि वो उसका स्वरूप कैसा था, वो एक धार्मिक राज्य था, वो एक मिश्रित राज्य था, वो एक केंद्रीय राज्य था, वो एक सांस्कृतिक राज्य था, वो एक तुर्की राज्य था, वो एक हिंदू राज्य था। उसके स्वरूप को समझने के लिए, उसकी प्रकृति को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है इसके विभिन्न बिंदुओं पर बड़ी बारीकी से चर्चा करनी होगी, विचार करना होगा, तभी हम ये समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है सेना पर आधारित राज्य। सेना पर आधारित राज्य। मुगलकालीन राज्य को विभिन्न इतिहासकारों ने, मुख्यतः हम ए.एल. श्रीवास्तव के विवरण ले रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट्स को सिद्ध करने के लिए। तो इस पॉइंट को सिद्ध करने के लिए ए.एल. श्रीवास्तव कहते हैं कि वो एक सैनिक राज्य था, वो एक सेना पर आधारित राज्य था, और उसके विचार से और भी बहुत सारे इतिहासकार सहमत हैं।
वो एक सैनिक राज्य इसलिए कहा गया है क्योंकि मुगलों ने अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सेना का सहारा लिया था। चाहे उन्होंने युद्ध लड़े थे, जीते थे, विभिन्न अभियान किए थे, भारत में बाबर का आना और पानीपत का युद्ध लड़ना, या उससे पहले बाजौर और भेरा के अभियान, पंजाब के जो विभिन्न रियासतों को जीतना और भी जो है छोटे मोटे अभियान करना। तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सेना की आवश्यकता होती है और इन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीत करके, बहुत सारे अभियानों को करके अपने राज्य को स्थायित्व और विस्तार प्रदान किया था। तो इसी आधार पर प्रोफेसर A.L. श्रीवास्तव राज्य के स्वरूप के बारे में लिख रहे हैं कि वो एक सैनिक राज्य था। उनकी सेना में तुर्की, ईरानी, तुरानी, तो विभिन्न नस्लों के, विभिन्न जातियों के सैनिक थे और उन जातियों का अपना अपना अलग अलग जो बाहुबल था, जो उनकी योग्यता थी, वो सब मिल करके एक मुगल राज को, जो मुगलों की सेना थी, उसने स्थायित्व प्रदान किया था। तो इसीलिए A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि वो एक सेना पर आधारित राज्य था। यदि उनके पास एक अच्छी सेना ना होती तो कभी भी वो अपने साम्राज्य का इतना ज्यादा विस्तार न कर पाते। तो इसीलिए A.L. श्रीवास्तव के विवरण है कि वो एक सेना पर आधारित राज्य था। दूसरा वो बात करते हैं शासन में देशी व विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण। शासन में देशी व विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण। तो यहाँ पे शासन में देशी और विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण था। देशी तत्वों का सम्मिश्रण यहाँ पे इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि प्राचीन काल से हिंदू जनता यहाँ पे रह रही थी। हिंदू जनता का बोलबाला था, हिंदुओं का प्रादुर्भाव था और हिंदुओं के प्रभुत्व के कारण, बहुलक जनता होने के कारण हिंदू यहाँ की बहुलक जनता थी। और यहाँ पे विदेशी तत्व जो थे वो मुगल थे और मुगलों के साथ जो सेना आई थी, तुर्की थे, ईरानी थे, तुर्रानी थे, वो सब विदेशी तत्व थे। इस प्रकार से हिंदू जनता और हिंदू जो सूबेदार थे, साहूकार थे, उच्च अधिकारी थे और यहाँ मुगलों के आने के साथ, मुगलों के साथ आए हुए विभिन्न विदेशी सैनिक और खुद मुगलों का विदेशी होना, तो उन दोनों की जो मिली जुली शासन व्यवस्था का एक निर्माण किया, उन्होंने एक अच्छे प्रशासन का निर्माण किया। तो विभिन्न इतिहासकार उनको जो है ये भी मानते हैं कि जो शासन व्यवस्था थी वो देशी और विदेशी तत्वों का एक सामंजस्य थी, देशी और विदेशी तत्वों का एक सम्मिश्रण थी। देशी और विदेशी तत्वों ने मिल करके ही शासन व्यवस्था को अच्छा और सुचारू रूप प्रदान किया था, स्थायित्व प्रदान किया था। और इसके बारे में जो है इस बात से A.L. श्रीवास्तव सहमत हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि जो मुगल थे उन्होंने अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपने आप को भी इन देशी तत्वों में ढालने की कोशिश की। उनके जो राजतत्व के सिद्धांत थे वो भी यहाँ के तत्वों के साथ मेल खाने लग गए थे। उदाहरण स्वरूप वे अकबर की चर्चा करते हैं कि अकबर ने यहाँ के लोगों के साथ उनके हित के लिए बहुत सारे काम किए। उनके हित के लिए काम करते करते उसने जो है ये भी कोशिश की कि मेरे नाम के साथ, मेरे पूर्वजों के साथ जो विदेशी शब्द लगा है उसको हटा दिया जाए। उसको हटाने के लिए जनता को सहूलियतें दी। हिंदू बहुलक प्रदेश होने के कारण हिंदू जनता के दिलों को जीतने के लिए उसने जो राजनीतिक चालें चली थी, चाहे वो चालें थी, लेकिन उनके कल्याण के लिए कोशिश तो की थी अकबर ने। और फिर यहाँ पे अकबर की धार्मिक नीति को यदि हम ले तो ये सब चीजें थी जो कि उनको विदेशी होने के साथ साथ देशी तत्वों में सम्मिश्रण को बढ़ावा दे रही थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शासन में देशी और विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण था। या यहाँ तक कि यदि हम बाद में जहांगीर को देखें और हम बाद में शाहजहां को देखें तो उन्होंने भी यही कोशिश की, अकबर के करकदमों पे वो चले। लेकिन औरंगजेब ने हालांकि अपने पूर्वजों के अनुसार, उनके कर कदमों पे ना चलते हुए अपने अनुसार कार्य किए, लेकिन फिर भी इस बात से हम
पीछे नहीं हट सकते कि अकबर ने जो राजतंत्र का सिद्धांत अपनाया था वो काफी लंबे समय तक, यहाँ तक कि हम ये कहें कि सबसे लंबे समय अकबर ने शासन किया तो गलत नहीं होगा। तो इतने लंबे समय शासन किया, अपने आप को उसने देशी तत्वों में सम्मिश्रित करने के लिए भरपूर प्रयास किए। ये हमें अपने विवरणों में A.L. श्रीवास्तव जो हैं बता रहे हैं। फिर हम बात करते हैं अगले बिंदु की, वो है केंद्रीयकृत राज्य। तो यहाँ पे केंद्रीयकृत राज्य था, मुगल राज जो था एक केंद्रीयकृत राज्य था। इसके बारे में प्रोफेसर सतीश चंद्रा अपने विवरण दे रहे हैं, प्रोफेसर अतहर अली तो ये बता रहे हैं कि मुगल राज्य जो था एक केंद्रीयकृत राज्य था। केंद्रीयकृत राज्य में सम्राट ही सारी सत्ता का सर्वोत्कृष्ट जो है एक ओहदा होता है, सम्राट के अधीन ही सारी सत्ता होती है। तो सारी सत्ता का कर्ता धर्ता, पूरी सत्ता जो है उसकी मुट्ठी में होती है, तो वो एक केंद्रीय राज्य था। नीचे के दर्जे से लेकर के सारे ही अधिकारी जो नौकरशाही के द्वारा सम्राट से सीधे संपर्क में थे, और चाहे मुगल राज्य की सुविधा के लिए सम्राट ने अपने जो अधीन साम्राज्य को सूबों में बांटा, सरकारों में, परगनों में, फिर गांव में, लेकिन नीचे से लेकर के ऊपर के जो अधिकारी थे वो सब ही सम्राट के अधीन थे और सम्राट ही सारी सत्ता का अधिकारी था। तो इस व्यवस्था को यदि हम बात कर लें कि ये जो निम्न दर्जे के अधिकारी हैं ये जो है शीर्ष पर जाकर के यहाँ पे सम्राट के अधीन थे, तो कोई गलत नहीं होगा। इस प्रकार के विवरण जो हैं A.L. श्रीवास्तव के साथ साथ प्रोफेसर सतीश चंद्रा उनके मत से सहमत हैं। प्रोफेसर अतहर अली ये बताते हैं कि सम्राट ही सारी सत्ता का आधार था, शक्ति का आधार था, और उसके द्वारा ही जो भी नियम बनाए जाते थे वो सारे ही लागू होते थे। जो मुख्य सूबेदार थे, सूबे के मालिक थे, परगने के मालिक थे, वो सम्राट के संपर्क में रहते थे, उसके आदेशों की पालना करना उनका कर्तव्य था। और ये सब अकबर के समय में भी था। अगर ये कहें कि अकबर ने जो है उनके साथ बिल्कुल अच्छी नीति अपनाई थी, अकबर ने राजपूत नीति अपनाई थी, तो सारे ही लोगों को अपनी योग्यता अनुसार उसने पद दिए थे। लेकिन इस बात से हम जो है पीछे नहीं हट सकते, इस बात को मानने से कि सम्राट सारी सत्ता का अधिकारी था और मुगल कालीन राज्य जो थे केंद्रीयकृत राज्य थे और केंद्र में सम्राट का ही प्रभुत्व था, सम्राट का ही सत्ता पर प्रभुत्व था। तो इस प्रकार से जो है सारी शक्तियां सम्राट के हाथ में थी और मुगल कालीन राज्य एक केंद्रीकृत राज्य था। तो अगला जो मुख्य बिंदु है वो है धर्म अप्रभावित राज्य। धर्म अप्रभावित राज्य। तो प्रोफेसर R.S.R. शर्मा के अनुसार मुगल राज्य धर्म अप्रभावित राज्य था, धर्म से प्रभावित नहीं था। और ये अपने जो लेखनी है उसके माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश की है इन्होंने कि मुगल कालीन जो राज्य था वो धर्म अप्रभावित राज्य था, कि मुगल कालीन जो राज्य थे उन पे धर्म का प्रभाव नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं वो एक अधार्मिक राज्य था। और धार्मिक राज्य का मतलब होता है कि जो सम्राट का धर्म है वही पूरी जनता का धर्म है और सारी ही जनता वही धर्म मानेगी, उसी धर्म के अनुसार आचरण करेगी जिस धर्म को सम्राट मानने वाला है। तो मुगल कालीन राज्य जो था अधार्मिक राज्य था या फिर एक धर्म अप्रभावित राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि यदि बाबर की हम चर्चा करते हैं तो बाबर की चर्चा करते हुए भी हम ये देखते हैं कि बाबर ने हिंदू जनता के ऊपर चाहे अत्याचार की अपनी विजयों के लिए, गाजी की उपाधि धारण की, हिंदू जनता को परेशान किया, लेकिन उसने हिंदू जनता को जबरन कहीं भी जो है जबरन उसने उसको मुस्लिम बनाते हुए हमने नहीं देखा है।
और चाहे वो सहिष्णु नहीं था हिंदू जनता के प्रति, लेकिन वो कितना भी असहिष्णु हो, उसने उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश नहीं। फिर हम हुमायूं को देखते हैं। हुमायूं ने तो ऐसा कभी कुछ काम किया ही नहीं था। वो तो अपने अभियानों में, कुछ एक अभियानों में सफल हो पाया था और उसकी तो पूरी जिंदगी यूं की यूं लड़खड़ाते हुए निकल गई थी। और उसके बाद जब अकबर राजा बना तो अकबर के सौहार्द को हम कैसे भूल सकते हैं, उसकी सहिष्णुता को हम कैसे भूल सकते हैं जो उसने हिंदुओं के साथ अपनाई थी। हिंदुओं के साथ जो है उसने कितना अच्छा व्यवहार किया। और धर्म के लिए यदि उसकी बात करें तो उसकी जो धार्मिक नीति थी, उसने एक जो नया धर्म चलाया, दीन इलाही, सर्व धर्म संगम उसको कहा गया, तो उसमें सारे ही धर्मों की अच्छी बातें थी। तो उसमें ये नहीं हम कह सकते कि कोई भी व्यक्ति दीन इलाही को जबरन जो है मान रहा था। वो व्यक्ति उसको अपना रहा था जिसका मन मान रहा था। तो इसमें किसी के ऊपर भी सम्राट का कोई दबदबा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति जो है सम्राट के दबदबे में वो धर्म अपनाएगा, और ना ही किसी को उसने मुसलमान बनाने की कोशिश की। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें कह सकते हैं कि मुगल कालीन राज्य एक अधार्मिक या धर्म से अप्रभावित राज्य था, क्योंकि धर्म का यदि प्रभाव होता तो सारी जनता को मुगल राजा जो थे वो मुस्लिम बनाने का प्रयास करते और हर हद से वो गुजर जाते। हम आगे चाहे जहांगीर को देखें, शाहजहां को देखें, औरंगजेब को देखें, औरंगजेब ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। जजिया को उसने लगाया था तो हिंदू विरोधी कृत्य जरूर था, लेकिन उसके प्रयासों के कारण हम मुगल राज्य को एक अधार्मिक या फिर एक धर्म से प्रभावित राज्य नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से विभिन्न विवरणों में विभिन्न इतिहासकारों ने ये समझाने की कोशिश की है, ये जताने की कोशिश की है कि धर्म अप्रभावित राज्य था, मुगल कालीन राज्य था, उस पर कोई धर्म का प्रभाव नहीं था। उसके बाद इसको एक और बिंदु से सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि सांस्कृतिक राज्य, सांस्कृतिक राज्य, तो मुगल कालीन जो राज्य था एक सांस्कृतिक राज्य था। इसके बारे में जो है विभिन्न इतिहासकार अपने विवरणों में अपनी बातें जो है सिद्ध करते हैं। और इतिहासकारों के विवरणों की छोड़ो, हम बात करते हैं उस समय के समकालीन साहित्य की, चाहे हम बाबरनामा को लें उसमें, चाहे हम हुमायूंनामा को लें, चाहे हम शाहजहां कालीन विभिन्न रचनाओं को पढ़ें, चाहे हम जहांगीर कालीन रचनाओं को देखें, उस समय में कला और साहित्य का विकास देखें, विभिन्न सांस्कृतिक विकास देखें, तो जो हिंदू और तुर्की शैली के सम्मिश्रण से जो एक नई शैली का उन्होंने विकास किया था, सांस्कृतिक विकास देखें उस समय का, उस समय के कला में विकास देखें, साहित्य में विकास देखें, विभिन्न शासकों का, विभिन्न साहित्यकारों को, कलाकारों को संरक्षण देना देखें, तो उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि मुगल कालीन राज्य एक सांस्कृतिक राज्य था। हालांकि बाबर 4 साल के शासन काल में युद्धों में ही उलझा रहा, हुमायूं भी अपने पिता की तरह अभियानों में ही उलझा रहा, लेकिन जैसे ही अकबर राजा बना 1556 में, उसके बाद जैसे वो युवा हुआ, उसने अपना जो है होश संभाला और उसको जो समझ है उसकी समझ बढ़ी, वैसे ही उसने जो है अपने अनुसार शासन व्यवस्था को संभाला और उसके समय में बहुत ही अभूतपूर्व प्रगति देखी जा सकती है। कला की दृष्टि से जो नमूने स्थापत्य कला का जो निर्माण हुआ था या चित्रकला का जो निर्माण हुआ था, मूर्ति कला का जो निर्माण हुआ था, उसके बाद शाहजहां कालीन समय को कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट समय कहा जा सकता है। और इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक पागल प्रेमी के रूप में भी उसको लोग याद करते हैं और ताजमहल उसने अपनी प्रेमिका और पत्नी मुमताज महल के लिए जो है बनवाया था। तो इस प्रकार से उन्होंने जो उस समय कला की दृष्टि से उसको बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए थे,
उस जो कलाकारों को संरक्षण दिया था, साहित्यकारों को संरक्षण दिया था, वो भी एक अद्भुत नमूना पेश करता है उस समय का। और उसको देख करके ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल कालीन राज्य जो थे एक सांस्कृतिक राज्य थे। मुगल बादशाहों के जो है और भी कर्तव्य थे, वो कभी भी अपने प्रजा के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे, दखल अंदाजी नहीं करते थे। तो वो जो है उनको अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए पूरी प्रयास करते थे और जनता को सभ्य बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रयास किए। मुगल बादशाहों के दो कर्तव्य थे, जहांबानी राज्य की रक्षा करना और जहांगीरी अन्य राज्यों पर अधिकार करना। राज्यों की रक्षा करना और दूसरे राज्यों पर अधिकार करना, इन दो कर्तव्यों को लेकर के ही उन्होंने अपना जीवन जिया था। और उसको जीते जीते उन्होंने विभिन्न कलाकारों को, साहित्यकारों को संरक्षण दिया और उसके आधार पर ही उस समय को एक सांस्कृतिक समय की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे हिंदू राजाओं के भी कर्तव्य यही माने जाते थे कि चाहे वो निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन अपने राज्य का विस्तार करना और अपने राज्य की रक्षा करना, ये ही उनके दो मुख्य कर्तव्य रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा मुगल कालीन राज्य के बारे में, उसमें हमने राज्य का स्वरूप पॉइंट्स क्लियर किया है, इसकी हमने चर्चा की है। इसमें हमने बात की है कि मुगल राज्य सेना पे आधारित राज्य था। मुगल राज्य जो था कि शासन, उसके शासन में देसी और विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण था, यानी कि देसी और विदेशी तत्वों के सम्मिश्रण का जो है तत्वों का सम्मिश्रण था जो मुगल राज। और केंद्रीयकृत राज्य भी विभिन्न इतिहासकार इसको कहते हैं कि सारी ही शक्ति सम्राट के हाथों में थी। धर्म से अप्रभावित राज्य की भी संज्ञा दी है और वो एक सांस्कृतिक राज्य था। तो इन बातों को सिद्ध करने के लिए विभिन्न उदाहरण भी दिए गए हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।